आज हम दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का भाग 2 पढ़ेंगे। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है माना तुम बड़े बिजनेसमैन होगे, लेकिन मैं भी छोटी मोटी सी राइटर तो हूं ही। कब कौन रो रहा है पता चल ही जाता है, इसलिए नाटक मत करो और बताओ। इसके बाद सुदीप यादव ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी, उसके पास टाइम ही नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे, जो थे वे उसके पैसे की वजह से दूर हो गए थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा उसको जमीन पर रखते थे। जब भी उसको लगने लगता था कि उसने जिंदगी में बहुत नाम और पैसा कमा लिया है, तो वह अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता था और उसको बोलता था कि वह उसे गाली दे। सुदीप को पता था कि आसमान में है, लेकिन वह एक पांव जमीन पर रखना चाहता था। इसलिए वह बड़ी बड़ी पार्टी में बोर होता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। वह अब तक एक भी ऐसे बिजनेस पर नहीं टिका था। इसलिए 2008 के शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद वह अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वह एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने खरीदी बेची है। खुद कभी लगकर कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो जाए। सुदीप अपने आप को ये प्रूव करना चाहता था। 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंद हो रहे थे। इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकोनॉमिक पर उसका असर पड़ा था। लोगों ने ट्रेवल कम कर दिया था। अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था। इसलिए भी सुदीप की वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा था। उसकी कंपनी की व्यू करोड़ों में थी। उसको कुछ लोग पैसे देकर उसकी कंपनी में शेयर लेना चाहते थे, लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर बाहर से पैसा लगा तो उसको बाहर वालों की बात को भी सुनना पड़ेगा। दिक्कत यह थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था, वहां बिना और पैसा डाले बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता था। मैं बनारस इसलिए आया हूं कि शांति से बैठकर सोच पाऊं कि मुझे अपने शेयर बेचने हैं या नहीं। सुदीप ने शाम को तीसरे पैक खत्म करते हुए बताया। क्या सोचा है तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन आगे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। वो बिना शेयर बेचे नहीं आएंगे। इतनी बातचीत में बात 4 पैक तक आ पहुंच गई। सुदीप ने उठकर सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे से अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता है। सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसकी आंखों में बल्कि गालों पर भी आंसू थे। चित्रा ने आगे बढ़कर उसको गले लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि यह वो मोमेंट था जब चित्रा सुदीप के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, बता सकती थी। वह गले लग सकती थी, उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं, सब एक दिन ठीक हो जाएगा, सब कुछ एक दिन ठीक ही हो जाएगा। इस उम्मीद पर एक नहीं, ना उठकर जाने कितनी दुनिया चल रही है। चित्रा वहीं बेड के पास पड़े टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चित्रा ने एक बार फिर सुदीप को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिए से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को ढका नहीं होता तो चित्रा कभी उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर तक खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही कर लेते हैं? इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को नहीं पता चलती। एकदम हमारे अंदर वह कौन है जो बोल देता है कि रुको मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा? हमारे अंदर वह कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते? इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सब लोग पहले से ही प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का हिस्सा हैं, जो चाहे गेम जीते या हारे, एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा। इसके बाद बहुत देर तक सुदीप चुप नहीं हुआ। वह फफक फफक कर बच्चों की तरह रोता रहा। आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है।
हमें सामने वाले का सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब किताब कोई नहीं करता। दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता। चित्रा ने सुदीप को चुप करवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। चित्रा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह जोर से रोना नहीं चाहती थी। सुदीप के रोने की वजह से चित्रा का गला भी भीग चुका था। रोते हुए सुदीप की नाक वैसे ही बह रही थी जैसे सबकी बहती है। सुदीप को रोने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वह ऐसे रो क्यों रहा है। कहानी में हीरो के रोने से कहानी कमजोर पड़ती है, नहीं तो हीरो। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कहानी में हीरो में वो सारी कमियां हैं जो सब में होती हैं। वह अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है। सुदीप अगर यहाँ नहीं रोता तो यह चित्रा उसे गले न लगाती। चित्रा अगर उसे गले न लगाती तो उसके गले से लेकर उसका टॉप तक नहीं भीगता। अगर यह सब नहीं होता तो चित्रा और सुदीप एकदम से इतने पास नहीं आए होते। सुदीप को 4 पैक भर रोने के बाद समझ आया कि वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए। उठने से पहले उसने कहा, तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिखने वाली हो? चित्रा ने बड़ी ईमानदारी से कहा, पता नहीं, सीन अच्छा है। फिर दोनों हंस पड़े। सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई। उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी देर अपने चेहरे को शीशे में देखती रही जितनी देर सुदीप ने देखा था। वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल देखी जो चित्रा छुपा रही थी। सुदीप अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसने टीवी अनम्यूट किया। वहां अनजाना अनजानी फिल्म का गाना तुझे भुला दिया चल रहा था। तुम किस लिए रो रही थी उस दिन? बस यार ऐसे ही। मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं है जितने तुम्हारे। फिर भी पति कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा था मतलब? 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है? फिर रो क्यों रही हो? सुदीप ने हल्का सा मजाकिया अंदाज में पूछा। पति के लिए थोड़ी ही रोती हूं यार। अच्छा पति नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसमें क्या है? लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर रो क्यों रही थी? मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है, बिना किसी वजह के। पक्का? हाँ पक्का। कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी। चित्रा मना कर सकती थी कि उसे नहीं बताना कि वह रो क्यों रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने कहा, कल सुबह सुबह घाट पर नाव में बताऊंगी। बोलो चलोगे तुम? एक दिन में एक ही का रोना काफी नहीं है। सुदीप तुरंत तैयार हो गया। सुदीप के मन में आया कि वह पूछे कि रात के 1 बज चुके हैं, वह इतनी रात अपने कमरे पर जाएगी, सुबह वह उसको कहाँ से लेगा? चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी। सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है? सुदीप ने पूछा। 1 बज ही रहा है, 5:30 पर निकल लेंगे यहीं से। तुम्हें सोना है? नहीं, मुझे नहीं सोना। तो ये बताओ, तुमने 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है, करोगे क्या रिटायर होकर? तुम मजाक उड़ाओगी। अरे बता दो यादव जी। यार रिटायर मतलब रिटायर, कुछ करना ही क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसलिए तो रिटायर होना है। चित्रा पाठक जी, फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे? नहीं, दिन भर बैठकर चिल करूंगा, अपने बच्चों के साथ खेलूंगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताब पढ़ूंगा। तब तक तुम्हारी किताब भी आ जाएगी तो वो भी पढ़ लूंगा। इतने बोरिंग तुम दिखते तो नहीं हो यादव जी। इतने बोरिंग वाली क्या बात है पाठक जी? रिटायर होने का आइडिया ही इतना बोरिंग है। आप पागल हैं क्या पाठक जी? सोचो, 35 की उम्र में आदमी एकदम आजाद, नॉर्मल आदमी, उस समय अपने बच्चों के एडमिशन से लेकर अपने कैरियर तक सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। सबको पता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, आदमी अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच में पिस रहा होता है। चलो मान ली तुम्हारी बात, तुम्हें इतनी अटेंशन की आदत पड़ चुकी है, इतने लोग जानते हैं तुम्हें,
तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, उनका क्या करोगे? उनसे कैसे पीछा छुड़ाओगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया है तुमने। और क्या, लेकिन एक बात है। क्या? तुम अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल में कितने अलग हो। हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल में बहुत अलग होता है। खैर, तुम्हारे रिटायरमेंट की बात हो रही थी। इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे? तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो किसी को पता न चले, कोई शोर ना मचे, कोई रोए ना, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाएं, ना ही कोई मेरी फोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए। मरने की इतनी सारी बात कर रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दो। मैं ना कभी बूढ़े होने वाली हूँ, ना ही कभी मरने वाली हूँ। चित्रा ने यह कहते हुए सुदीप के कंधे पर सर रख लिया और दोबारा बोली, मुझे मरने से डर लगता है। आई होप मेरे सिर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सुदीप ने हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा, रिसेप्शन पर बोल देता हूँ। इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी, सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी। कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जाऊंगी तो तुमसे किताब लॉन्च कराऊंगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर हैं कि उसके 5% भी किताब खरीद लेंगे ना तो मेरी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। किताब प्रमोट करने में नाटक तो नहीं करोगे? चित्रा को यह एहसास ही नहीं था कि सुदीप सो चुका है। उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की एक फोटो खींची। फोटो को एक बार देखा, फोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी। फोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह होती है यह कहना मुश्किल है। कम से कम यह बात कहानी लिखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि चित्रा ने ऐसा क्यों किया होगा। चित्रा अपनी जिंदगी में जितनी सुलझी हुई थी उस हिसाब से तो उसे फोटो खींचनी ही नहीं चाहिए थी। वह कोई कॉलेज की लड़की तो थी नहीं जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कड़वाहट ना हो। खैर, कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं आई मैं उसको वैसे ही इसलिए लिख देता हूँ कि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी बढ़ा चढ़ा लें। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को खत्म करने के कई मौके आते हैं, लेकिन कभी किरदार तो कभी लेखक की जिद के आगे मौके फ्रीज नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज कर लेने की नाकाम कोशिश होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बचाना था और क्या गंवाना था यह बात आखिर से पहले समझ ही नहीं आती। वह फोटो डिलीट कर देने के बाद भी फोल्डर में थी। चित्रा ने उस फोटो को डिलीट वाले फोल्डर से दोबारा डिलीट करके उस फ्रीज मूवमेंट को आज़ाद कर दिया। 11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई थी। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वह तो तुरंत ही तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा ही बोली कि पागल हो क्या, ऑटो में चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव में बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को 2-4 बनारसी गालियां भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ में ही चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं हैं बाबा को, यह आदमी हैंडपंप है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। पहले भी कई कस्टमर खराब किए हैं। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वह दोबारा बोला, साहब, जितनी देर भांग पीता है बस उतनी ही देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट से थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी, बेटी बेटा, जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। यह सुनकर नाव वाला बोला,
अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, दीदी अब अभी से ही रिटायरमेंट मांगने लगी। यह सुनकर सुदीप ने नाव में पड़ा एक कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूं। यह बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की है। वह बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से सबको दे रही हैं। उधर बाबा यह सब कुछ देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये धूम धक्कड़ा साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा मौकूफ हुआ जब अन्न और जल, घर बार अटारी चौपारी क्या खासा तनसुख है मलस्मल, क्या चिलमन पर्दे फर्शे नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन हो गए जैसे भोले बाबा ने सीधे कांटेक्ट कर लिया हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तब चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीर दास जी का है ना? बाबा गुस्सा होते हुए बोले, नजीर अकबर बादी नाम का बड़ा शार हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझमें मुझमें इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ न कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतर कर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपए कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने मजीरा बजाया और सुदीप के कान में पास आकर धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो, जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा, तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और कुछ भी सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर यह पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी है। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर से रेत में मिल जाने के हजारों मतलब हो सकते हैं, जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा। रेत जिसमें बैठकर लोग जिंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा तो कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने भी यही बात कही, तुम पागल हो क्या, कोई इतने पैसे उड़ाता है? इससे अच्छा तो किसी अनाथालय में पैसे दे देते। चित्रा यार प्लीज। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया कि करीब 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर हो गई, सुदीप बोला। बनारस में कभी किसी बात के लिए देर नहीं होती, चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा। देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए? छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए। नहीं बताना। अरे बताओ तो, बोला तो कि नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना है? सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हों, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में फोटो आए मेरी,
न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट चित्रा पाठक को कोई अवॉइड न कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी होना चाहती हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से किताब पूरी नहीं कर पाई। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें। तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी। बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल तो नहीं जाओगी ना? सुदीप ने कहा। वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इस बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। चित्रा और सुदीप ठहाका मारकर हंसने लगे। नाव थोड़ी देर तक घाटों के पास होते हुए वही लौट आई जहां से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में। चित्रा ने 2 कुल्हड़ चाय ली और वहीं सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को खत्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, छुट्टियां भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों से मिलता रहेगा। हाँ पक्का, तुम भी अपनी किताब खत्म करना तो बताना। पक्का बताऊंगी। कब मुलाकात होगी अब? सुदीप ने पूछा। सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा? इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद वह यह सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी के सामने रो देता है तो वह सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा ही होता हो। साथ रोना, साथ हंसने से ज्यादा बड़ी बात होती है। चित्रा ने कहा, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होगा? मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। नहीं, मत करना, चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ वाली चाय लेते हुए कहा, लेकिन फिर उसके बाद जोड़ा, हाँ अगर किसी दिन बहुत उदास होना तो कॉल करना। तुम उदास होगी तो क्या करोगी? मुझे मालूम है तुम बिजी हो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यह वो पल था जब सुदीप को पहली बार अपनी जिंदगी से नफरत हुई। क्यों था वो इतना बिजी? क्यों उसके पास किसी भी चीज के लिए बहुत कम टाइम था? क्यों उसको अपने 35 साल का होने की जल्दी हो गई थी? हम लाइफ में इतना बिजी होकर ही क्या वो उखाड़ ले रहे हैं? लाइफ में अगर कुछ उखाड़ लेने लायक है तो वो है फुर्सत। यह वो पल था जिसमें सुदीप को कोई बड़ा फैसला लेना था। तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूंगा। देखो, करोड़पति इंसान एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ तो हैपनिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम जरूर कॉल कर लेना, ठीक है? यह घटिया सी तसल्ली कि जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूं, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियां इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं, क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो ना हो, लेकिन उनकी शुरुआत एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। चलें? चित्रा और सुदीप एक साथ कहा। थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना। सुदीप ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगाया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुई, थोड़ा सा रोई। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली को ऊपर से नीचे तक छूकर कहा, पता करके बताओ। कोई किसी को छोटी उंगली जितना भर भी सही से छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए हो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। जब शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाए। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है। मन की धूल दुनिया में कोई औकात ही नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिलें? सुदीप ने पूछा। बहुत ही खराब आइडिया है, चित्रा ने कहा। 2 साल में एक बार? उससे भी खराब प्लान है, चित्रा ने कहा। छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई उदास थी। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है,
ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सके। हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश हों या फिर बहुत उदास, चित्रा ने कहा। ऐसा तो शायद कभी मिलना ही ना हो। प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। चलो ये भी ठीक है। फ्लाइट कितने बजे की है तुम्हारी? 5:30 बजे की। और तुम्हारी? 6 बजे। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूँगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाऊँ। फ्लर्ट तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहां से चल दिए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगाकर टूट गया और टूटकर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को 80 से जाते हुए देखा। पिज्जेरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। 11 अक्टूबर 2010 शाम 4:30 बजे बनारस एयरपोर्ट। सुदीप के हाथों में मुकारामी की वही किताब थी जो चित्रा ने उसे एक दिन पहले दी थी। चित्रा वहीं सुदीप के साथ बैठी हुई थी। उनकी अभी तक की बातें बहुत ही बोरिंग टाइप की हुई थी, जैसा कि अगर तुम मुंबई आना तो मिलना, अगर तुम दिल्ली आना तो बताना, तुम अगर किताब खत्म करना तो बताना, तुम अगर अपने शेयर बेचना तो बताना। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे में दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई थी। चित्रा और सुदीप दोनों के लिए ऐसे किसी अजनबी से मिलना नया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं। बस एक बात तय थी कि उन्हें कुछ न कुछ बोलना था। चित्रा के हाथ की छोटी वाली उंगली बेचैन थी। सुदीप के हाथ की छोटी उंगली ठीक उतना ही बेचैन थी। बातें होते होते रुक जा रही थी, कहीं पहुंच ही नहीं रही थी। उंगलियां अगली बार मिलने का कोई वादा चाहती थी। चित्रा की फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका था। उसकी फ्लाइट के सभी लोग लाइन में लग गए। वह वहीं कुर्सी पर सुदीप के पास बैठी रही। धीरे धीरे लाइन छोटी होती जा रही थी। उस फ्लाइट में हर चढ़ने वाले को ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ने जितनी जल्दी थी। लाइन में जब बस 2-3 लोग बचे तो सुदीप ने कहा, फ्लाइट छोड़ ही रही हो तो मुंबई चलो साथ में। मुंबई आकर क्या करूंगी? थोड़ा रो लेना, फिर कभी आऊंगी, चित्रा ने सुदीप की शर्ट के धागे को हटाते हुए कहा। फिर कभी नहीं आता, सुदीप ने एकदम सीरियस होकर चित्रा की आंखों में देखते हुए कहा। फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। चित्रा ने अपनी आंखों के समंदर को अपने रुमाल में कैद कर लिया। वह सुदीप को गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाई, फिर कभी जल्द ही आएगा। जाने से पहले चित्रा ने सुदीप की किताब को उसके हाथ से छीना और जहां 10 अक्टूबर 2010 की तारीख लिखी थी, वहां उसने लिखा 10 अक्टूबर 2011। बस 1 साल बाद मिलते हैं। इसके नीचे चित्रा ने अपना नंबर लिखा। फ्लाइट अटेंडेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लास्ट कॉल फॉर द गेस्ट्स फ्लाइंग टू दिल्ली। चित्रा ने चलना शुरू किया। सुदीप ने चित्रा के लिखे हुए को छू कर देखा। सुदीप की छोटी उंगली अब खुश थी। उसने पूरे हाथ को खींचकर हवा में उठाया ताकि वह चित्रा को हाथ हिलाकर बाय बोल सके। चित्रा बिना पीछे मुड़े फ्लाइट में घुस गई। उसने फ्लाइट में घुसने के बाद पीछे मुड़कर देखा। खुश होना कितना आसान है अगर उसको एक तारीख से जोड़ दिया जाए। दुनिया को 10 अक्टूबर 2011 का इंतजार था। 1 साल बाद होटल ललित, दिल्ली कॉन्फ्रेंस हॉल। पिछले 1 साल में सुदीप और चित्रा ने एक भी बार एक दूसरे को किसी तरह का कांटेक्ट नहीं किया, न करने की कोशिश की। तारीख अगर तय हो तो वो एक बार नहीं आती, वो आने से कई दिनों पहले से आना शुरू हो जाती है। सुदीप और अभिजात होटल ललित के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। सुदीप इस हॉल के एक कोने से दूसरे कोने में बेचैनी से टहल रहा था। सुदीप टहलते हुए बार बार कमरे के बाहर देख रहा था। सुदीप और अभिजात दोनों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। सुदीप पिछले 20 मिनट में 3 कप कॉफी पी चुका था। मुझको सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम और चाहिए, सुदीप ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीते हुए कहा। 1 घंटे में क्या हो जाएगा? अभिजात ने कुर्सी पर बैठे
अपने लैपटॉप को बंद किया। यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभिजात अपनी सीट से उठा और सुदीप के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार हम तो यही चाहते हैं ना कि बुक माई ट्रिप इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बने, और उसको बड़ा बनाने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा बिना अपना शेयर बेचे नहीं आएगा क्या? सुदीप अभी भी सोच रहा है। अभिजात ने टेबल के दूसरे कोने पर रखे कागज को उठाकर सुदीप के सामने रख दिया। सुदीप ने अपनी जेब से मॉन्ट ब्लैक पेन निकालकर कागज पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद अभिजात ने हाथ में लिया और बोला, डेट भी डाल दो। सुदीप ने डेट कंफर्म करने के लिए अपनी जेब में मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला। इतने में अभिजात ने कहा, 9/10/11 यानी 9 अक्टूबर 2011। डेट लिखते हुए सुदीप को याद आया कि चित्रा से मिले हुए उसे 1 साल हो गया। इधर अभिजात ने किसी को कॉल किया और बोला, डील डन। 2 मिनट के भीतर ही 2-3 सूट पहने हुए लोग कमरे में घुसे और दोनों को बधाई देने लगे। इसके बाद उनमें से एक आदमी ने प्रोजेक्शन चला दी, जिसमें बुक माई ट्रिप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन थे। अभिजात सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और सवाल जवाब भी कर रहा था। उधर सुदीप बिल्कुल चुपचाप बैठा था। हालांकि ऐसा होता नहीं था। सुदीप चुप था, उदास था। 2 घंटे में प्रोजेक्शन खत्म हुआ। अभिजात ने बताया कि शाम को इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पार्टी रखी है। सुदीप का डिनर के लिए जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन के बाद एक फोटोग्राफर कमरे में आया। उसने सुदीप की इन्वेस्टर के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो खींची। यही तस्वीर अगले दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की तस्वीर बनी, जिसकी हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने अपने 15% शेयर 200 करोड़ में बेचे। तस्वीर में सुदीप जैसे खुश था, उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि तस्वीर के पीछे का सुदीप अंदर ही कितना उदास था। उसको यह विश्वास था कि वह एक दिन अपनी कंपनी के शेयर दोबारा खरीद लेगा। फिलहाल कंपनी चलाने के लिए यही सबसे ज़रूरी था। सुदीप के ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसका कुल इतना मतलब था कि बुक माई ट्रिप के साथ इन्वेस्ट आने के कंपनी अपना मिशन जल्द ही पूरा करेगी। बुक माई ट्रिप अगले कुछ सालों में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बन जाएगी। सुदीप शाम को डिनर पर मिलने का बोलकर ललित होटल से निकल गया। फ्री होते होते शाम के करीब 4 बज चुके थे। उसने कार में बैठते ही चित्रा को फ़ोन किया। चित्रा को फ़ोन का इंतज़ार था। सामान पैक कर लो, चलते हैं। ऐसे कोई फ़ोन करता है? ना हाय ना हेलो। साल भर से कोई हाल भी नहीं लिया, चित्रा ने टॉन्ट मारते हुए कहा। ये सब बातें मिलकर करना। 8 बजे कनॉट प्लेस पर मिलो। मैं दिल्ली में नहीं हूँ। तुम्हें आने से पहले बता तो देना था। वो जो किताब में लिखा था 10 अक्टूबर को मिलो, वो ऐसे ही लिखा था। खैर तुम हो कहाँ? मैं आ जाता हूँ, सुदीप ने पूछा। आज कोई 10 तारीख थोड़ी है। बात 10 तारीख को मिलने की हुई थी। मैं कल आ रही हूँ, कल मिलते हैं। मैं कैची धाम आई हूँ, उत्तराखंड में। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ, कल मिलते हैं। दोनों में से किसी ने फालतू के सवाल नहीं पूछे, जो अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों पूछ ही लेते हैं, जैसे कि क्यों मिलना है, हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, मिलकर क्या होगा, इत्यादि। कोई लड़की या लड़का अगर पूछे कि क्यों मिलना है और सामने वाला अगर उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे दे, तो उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बोले मिलकर देखते हैं, उसे ज़रूर मिलना चाहिए। मिलकर देखने में एक उम्मीद होती है, कुछ ढूंढने की, थोड़ा रास्ता भटकने की, थोड़ा सुस्ताने की। उम्मीद इस बात की भी कि ना उम्मीदी मिले, लेकिन इतना सोच समझ कर चले भी तो क्या खाक चले। चित्रा और सुदीप दोनों ही कॉलेज के लड़का लड़की तो थे नहीं, जिनको जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो। चित्रा और सुदीप कोई प्यार होने की वजह मिल भी नहीं रही थी। एक वक्त के बाद प्यार में गुदगुदी होना बंद हो जाता है, लेकिन गुदगुदी में थोड़ा बहुत प्यार हमेशा बचा रहता है। चित्रा और सुदीप दोनों ही अपना रास्ता भले न जानते हों, अपना गलत सही जानते थे। सुदीप डिनर में बस शक्ल दिखाने के लिए आया और निकल गया।
उसे रात भर में कैंची धाम पहुंचना था। दिल्ली से कैंची धाम की दूरी करीब 8 घंटे की थी। 10 अक्टूबर 2011, कैंची धाम, उत्तराखंड, सुबह 6 बजे। सुदीप नीम करौली बाबा के आश्रम के मेन गेट के बाहर खड़ा था। आसपास की दुकानें अभी खुली भी नहीं थी। चित्रा सामने से आ रही थी। सुदीप को मुंबई के मौसम की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसको वहां की हल्की हल्की ठंड भी बहुत अच्छी लग रही थी। चित्रा ने सुदीप को गले लगाया। 10 अक्टूबर 2010 से 2011 के बीच गले लगाया। चित्रा की छोटी उंगली ने सुदीप की छोटी उंगली को उसका हाल पूछने के लिए कहा। सुदीप ने आश्रम देखा, वहां मुंह हाथ धोया। नीम करौली बाबा के बारे में जितना ही कम जानकारी है, उतनी ही ज्यादा उनके बारे में कहानियां हैं। कुछ लोग उनको हनुमान जी का भक्त मानते हैं, कुछ कहते हैं कि वह खुद हनुमान जी थे। ऐसी मान्यता थी कि हिप्पी मूवमेंट के समय में नीम करौली बाबा विदेशियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। स्टीव जॉब्स अपनी भारत यात्रा के दौरान उनके आश्रम आया था। हालांकि स्टीव जॉब्स का बाबा से मिलना नहीं हो पाया था। बाबा ने 1973 में अपना शरीर छोड़ दिया था। सुदीप के आश्रम से लौटने तक पास में एक दुकान खुल चुकी थी। दुकान पर एक 18-19 साल की लड़की थी। सुदीप का चाय पीने का बहुत मन था। उसने उस लड़की से चाय देने के लिए कहा और पूछा, बाबा ऐसा क्या करते थे कि अमेरिका से इतने लोग आते हैं? बाबा कोई चमत्कार भी करते थे क्या? लड़की ने बोला, बाबा अब भी आते रहते हैं। लड़की ने यह इतने सीरियस तरीके से कहा जैसे उसने खुद बाबा को देखा हो। कायदे से सुदीप को इस बात पर हंसना चाहिए था, लेकिन वह हंसा नहीं। लड़की ने चाय देते हुए कहा, फेसबुक को जिसने बनाया था कुछ मार्क करके नाम है, मार्क जुकरबर्ग। हाँ वही, वो भी 2-3 साल पहले यहाँ आया था। चित्रा और सुदीप अभी तक करीब करीब चुप ही थे। 1 साल की दूरी के बाद बात शुरू होने में कुछ समय लगता है। चाय पीकर सुदीप ने पूछा, तो क्या प्लान है फिर? तुम्हारे पास टाइम कितना है इस पर डिपेंड करता है। वैसे नैनीताल गए हो कभी? यहाँ से बस 17-18 किलोमीटर दूर है। चित्रा ने पूछा। चलो सामान ले लो, टाइम का बाद में देखते हैं, आज का दिन तो है ही। चित्रा सुदीप को बता कर गई कि जितनी देर में वह सामान लेकर आ रही है उतनी देर में वह नीम करौली बाबा के मंदिर में ही हो ले। सुदीप ने जल्दी जल्दी में आश्रम का चक्कर लगाया और आश्रम के अंदर से कोसी नदी के बहते हुए जल को देखा। नदी को बहते हुए देखना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नदी को बहते ही बहुत ध्यान से देखने पर एक मोमेंट आता है जब नदी रुक जाती है और बाकी सब कुछ पीछे छूटने लगता है। इसको साइंस की नज़र से देखें तो यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर 1 मिनट को साइंस भूल जाए तो नदी का बहना बहुत बड़ी बात है। नदी और जिंदगी दोनों बहती हैं और दोनों ही धीरे धीरे सूखती रहती हैं। सुदीप कार से आया हुआ था, उसने ड्राइवर को वहीं छोड़ दिया। वैसे भी नैनीताल जाने के लिए थोड़े एक्सपर्ट ड्राइवर लगते हैं। सुदीप के लिए ये सब दिक्कतें कुछ थी ही नहीं। सुदीप ने जैसे ही पहाड़ के लिए अलग ड्राइवर लिया, चित्रा ने कहा, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं चला लूंगी। सुदीप को थोड़ा ताज्जुब हुआ। पक्का मार तो नहीं डालोगी? सुदीप ने पूछा। मैंने पहाड़ों में बहुत कार चलाई है, चिंता मत करो। और मर भी जाओगे तो क्या? तुम्हारे मरने की न्यूज़ बनेगी, हमारा क्या है? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चित्रा पाठक स्वर्ग से धार गई। सुदीप कार में बैठकर अपनी बेल्ट लगाते हुए बोला, मैंने नैनीताल के सबसे अच्छे होटल में 2 कमरे बुक कराने के लिए अपनी टीम को बोल दिया है। नैनीताल जा कौन रहा है? तुमने बोला तो कि हम नैनीताल जा रहे हैं। हाँ बोला था, लेकिन नैनीताल में इतनी भीड़ होती है कि मज़ा नहीं आएगा। चित्रा ने कार चलाना शुरू करते हुए 1-2 झटके दे दिए। चिंता मत करो, खो नहीं जाओगे, कहीं तो ले ही जाऊंगी तुम्हें। सुदीप अभी चित्रा के नए प्लान के साथ एडजस्ट कर ही रहा था कि चित्रा ने पूछा, तो मिस्टर मिलियनर ये बताओ कि पूरे 1 साल में 2 सबसे बड़ी चीज़ें क्या हुई तुम्हारे साथ?
पहली चीज़ एक गर्लफ्रेंड बन गई। क्या नाम है? करती क्या है? सुनैना, ऑफिस में ही बिजनेस हेड है। गुड। दूसरी चीज़ मैंने अपने 15% शेयर कल बेच दिए। शेयर बेच दिए तुमने? और कोई ऑप्शन नहीं था ना। खैर ये सब छोड़ो, अब तुम बताओ। मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं है यार। पिछले हफ्ते जाकर नॉवेल का पहला ड्राफ्ट पूरा हुआ है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा ये तो बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? सुदीप ने चित्रा को कोहनी मारते हुए पूछा। सोना पानी गांव, मुक्तेश्वर के पास। कितनी दूर का रास्ता है? वहां जाने की कोई खास वजह? सुदीप अपने मोबाइल पर गूगल मैप से वहां तक की दूरी देखने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो चुके थे। हाँ, वहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आते और वहाँ से हिमालय एकदम साफ दिखता है। एक बात और है, मेरी किताब में हीरो हीरोइन वहीं पहली बार मिलते हैं। ये बताते हुए चित्रा ने कार जोर से मोड़ी और सुदीप को पहली बार शक हुआ कि चित्रा को कार चलाना उतना अच्छे से नहीं आता। सुदीप अच्छा खासा थका हुआ था, लेकिन चित्रा से मिलकर उसको अच्छा लग रहा था। पहाड़ों की हवा हल्के हल्के दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। पहाड़ की हवा थकान मिटा देती है। एक मोड़ पर छोटी सी दुकान पर रुककर उन्होंने चाय पी, पकौड़ियाँ खाई। सुदीप ने वहां पर मिनरल वाटर के लिए पूछा तो चित्रा बोली, एक दिन मिनरल वाटर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। इसके बाद चित्रा एक छोटे से कॉटेज में सुदीप को ले गई। कॉटेज में जाकर उसने बकायदा रूम के लिए मोलभाव किए। उसने स्टाइल मारते हुए कहा कि पिछली बार तो आपने इतना ही लिया था, अब इतना महंगा कर दिया। खैर कॉटेज की खिड़की से बाहर पहाड़ कम आसमान ज्यादा दिख रहा था। सुदीप ने कमरे में अपना सामान रखा और जूते खोलकर बेड पर पैर रखकर बैठ गया। चित्रा ने अदरक वाली चाय बनाने के लिए होटल वालों को बोला। कमरे में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। प्यार में सब कुछ आसान होता है, सब पता होता है कि अब क्या करना है, लेकिन सुदीप चित्रा से और चित्रा सुदीप से कोई प्यार तो करते नहीं थे। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातें खत्म होने के बाद क्या बात करनी चाहिए। असल में प्यार को हमने जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह दे रखी है। हमें प्यार से जगह बचाकर कभी कभार ऐसे ही शहर से दूर चले जाना चाहिए, जहाँ रिश्ते में प्यार तो हो लेकिन प्यार का नाम ना हो। थोड़ी देर में ही चाय आ गई। सुदीप ने चाय के कप को पूरी हथेली में पकड़कर कप की गर्मी को छुआ। मौसम ठीक ठाक ठंडा था। चाय पीने के बाद चित्रा उठी और सामने खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। कमरे की बातें बार बार चुप हो जा रही थी। सुदीप ने पूछा, तो तुम्हारी किताब में पहली बार हीरो हीरोइन किस बात से शुरू करते हैं? चित्रा ने वही खिड़की से हंसते हुए कहा, वो पहली बार कुछ बोलते ही नहीं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। कभी तो बात शुरू करते होंगे, जब करते हैं तब क्या करते हैं? सुदीप ने अपना कप पास में पड़ी टेबल पर रखते हुए पूछा। हीरोइन हीरो के कमरे का दरवाजा रात के 1 बजे खटखटा कर पूछती है कि क्या वो उसके कमरे में आकर सो सकती है। उसको अकेले डर लग रहा है। हे भगवान, कैसी किताब लिख रही हो तुम, चीप टाइप। सुदीप हंसते हुए कहता है। इसमें क्या बुरी बात है, किसी को भी डर लग सकता है। खैर ये बताओ, तुम्हारे हीरो हीरोइन जिंदगी में कुछ करते भी हैं या बस फिल्मों के जैसे गाना गाते हैं और पहाड़ों पर घूमते हैं? मैं कुछ नहीं बता रही, तुम मजाक उड़ाओगे, चित्रा ने थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, इतना तो बता दो कि कहानी के एंड में वो मिलते हैं। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम हर चीज का मजाक उड़ाते हो। इसके बाद चित्रा ने अपने बैग से किताब की मैन्युस्क्रिप्ट निकाली और सुदीप की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर मन हो तो पढ़ लेना। किताब की लेखिका सामने बैठी है और फिर भी कहानी पढ़नी पड़ेगी। इतना काम कराओगे मुझसे? सुदीप ने मैन्युस्क्रिप्ट पलटते हुए कहा। मन करे तो पढ़ना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, चित्रा ने कहा। अच्छा ये बताओ, कितना थके हो? अगर कम थके हो तो पास में कहीं आवारागर्दी करने चलें, चित्रा ने बाहर देखते हुए पूछा। थोड़ी देर में चलें,
रात में सही से नींद नहीं आई। 1-2 घंटे सो लूं। सुदीप ने अपना मोजा उतार कर बेड पर लेटते हुए कहा। चित्रा यह कहकर कमरे से निकल गई कि वह कुछ देर बाहर घूमकर आ जाएगी, उतनी देर वो सो ले। तय यह हुआ कि दोनों दिन में आवारागर्दी करने जाएंगे। जितनी देर के लिए सुदीप सोया, उतनी देर में चित्रा ने बाहर निकलकर आसपास वालों से दोस्ती करके होटल वाले से उसकी बाइक ले ली। चित्रा करीब 1:30 बजे कमरे में घुसी और सुदीप को उठाना शुरू किया। सुदीप बहुत गहरी नींद में था। उसने कई बार सुदीप के कान में फुसफुसाकर उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप पर कोई असर नहीं हुआ। उसको सोता हुआ देखकर कायदे से चित्रा को सुदीप का सिर सहला देना चाहिए था, लेकिन वे कोई प्यार में थोड़ी थे। चित्रा ने सुदीप का कंबल हटाया और अपने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बजा दिए। चित्रा की इतनी मेहनत के बाद कहीं जाकर सुदीप पर हल्का फुल्का असर हुआ। वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और अपना कंबल वापस खींच लिया। इस बात पर अब चित्रा को गुस्सा आ गया। उसने सुदीप को जोर से हिला दिया। फिर चित्रा को लगा कि रात भर ट्रैवल करके आया है, इसको अभी उठाने का फायदा नहीं है। सुदीप को आधे घंटे और सोने दिया जाए, उतनी देर में वह नहा वहा लेगी। चित्रा ने नहाने के दौरान अपने आप को शीशे में ध्यान से देखा। उसको अपने माथे में दाईं तरफ एक सफेद बाल दिखाई दिया। आधे घंटे बाद जब चित्रा नहाकर निकली, तब जाकर सुदीप की नींद खुली। आंख खुलते ही उसने पूछा कि कितने बजे हैं। आज का पूरा दिन निकल गया। सुदीप ने उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया। अब भी मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं था। अब जल्दी से नहा लो, 2 बजने वाले हैं। मैंने बाइक का इंतजाम कर लिया है। सुदीप आराम से उठकर नहाया। उसको जब बाथरूम में 15 मिनट हो गए तो चित्रा बाहर से चिल्लाई, लड़कियां भी बाथरूम में इतनी देर नहीं लगाती। सुदीप अंदर से चिल्लाया, ये क्या बात हुई, लड़के भी देर तक नहाते हैं। सुदीप बाथरूम में ही था। बाथरूम चूंकि छोटा था और पूरी तरह गीला हो चुका था, इसलिए सुदीप अब कपड़े अंदर नहीं पहन सकता था और ठंड भी बहुत लग रही थी उसे। वह अंदर से ही चिल्लाया कि चित्रा बाहर चली जाए, वह कपड़े कमरे में आकर पहनेगा। चित्रा बहुत जोर से हंसी और दरवाजे के पास आकर चिल्लाई, कितने फट्टू हो तुम, मैंने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया है, आ जाओ। सुदीप बाथरूम का दरवाजा खोलते ही देखता है कि चित्रा सामने बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही है। सुदीप ने कमरे में आकर कपड़े पहने और अपने बाल बनाने लगा। बाल बनाते हुए जब उसको 2 मिनट से ज्यादा हो गए, तब चित्रा बोली, ज्यादा बाल बनाने से सुंदर नहीं दिखने लगोगे। सुदीप ने यह सुनकर बीच में ही बाल बनाना बंद कर दिया और चित्रा की तरफ जोर से घूरा। दोनों ने कमरे से निकलकर पहले तो लंच किया, फिर बाइक पर बैठकर पहाड़ों में निकल गए। यह बताने की बात नहीं है कि बाइक चित्रा ही चला रही थी। वह थोड़ी देर में एक सुनसान सड़क पर थे, जहां पर सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। हवा, जानवर, खामोशी, सब कुछ। सामने सूरज डूबने में अभी कुछ देर थी। दोनों वहीं सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। ये जहां तुम बैठ रहे हो ना, यहीं पर मेरी किताब में हीरोइन पहली बार हीरो का हाथ पकड़ती है। आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।